रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर मैं आपको वेलकम कहता हूँ। वेलकम। और आपसे जानना चाहूँगा जो मौजूदा सूरत हाल है जुडिशरी की, उसके बारे में पाकिस्तान बार का आइंदा का लाया अमल। जो जुडिशरी की राशिद भाई मौजूदा सूरत हाल ऐसी है जैसे पिछले 70 साल से थी। ये पिछली सूरत हाल और मौजूदा सूरत हाल में कुछ फ़र्क नहीं है। हमारी जो अदालती तारीख़ है वो कोई इतनी काबिल फ़ख्र नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं हमारी हिस्ट्री में जो वो जस्टिफाइबल नहीं है। लेकिन ये है कि देखें, अब अदालतों के अलावा इंसानों के पास, समाज के पास कोई चाराकार नहीं होता और कोई रास्ता नहीं होता। अल्टीमेटली यू हैव टू फॉल बैक अपॉन दिस इंस्टीट्यूशन। तो आपने देख लिया है कि कैसे मामला चल रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने काजी फायदी शाह वाले केस में क्वैशमेंट करके उस रेफरेंस की, इसके बावजूद फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द फैमिली मेम्बर्स ऑफ दी काजी फायदी साहब, उसको पंडोराज बॉक्स ने रीओपन कर दिया। अब उसके नतीजे में आपने देखा कि वो चेयरमैन तब्दील हो रहे हैं, एक इंटरम सेटअप के तरीके से चेयरमैन लाए जा रहे हैं। हुकूमत चाहेगी कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कोई रिपोर्ट तैयार हो जाए ताकि वो आइंदा के लिए मुसलसल एक कंटिन्यूस हैरेसमेंट अगेंस्ट द जज का कुछ तरीका सलीका निकाल सकें। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला कि दोबारा इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देना मेरे लिए तो अनअंडरस्टैंडेबल है, नाकाबिल तफ़हीम है, और मैं समझता हूँ उसकी कोई रैशनल और कोई रीज़न है सच नहीं थी। तो उसकी रेमेडी के तौर पे आप लोग क्या करेंगे? अब हम रिव्यू फाइल कर रहे हैं, लेकिन रिव्यू से पहले जो टाइम लाइन दी गई है उस ऑर्डर में वो कंप्लाई विद हो रही है, आपके सामने ही है। अभी डिटेल जजमेंट नहीं आई। रिव्यू करने के लिए वी नीड टू हैव डिटेल जजमेंट एटलीस्ट, कि हम पढ़ें, उसमें देखें कि उन्होंने कौन से उसूल कवानीन और किस बुनियाद पे अपनी जो ओपिनियन फ्रेम की, और उसके बाद फाइंडिंग्स डिटेल जजमेंट आती है, आप रिव्यू फाइल करते हैं, उस वक्त एफबीआर को अपनी लगता है कि ये अनफॉर्चुनेटली उसका कोई हल नहीं है। फिर अब देखें, हम तो बेबस हैं। लेकिन अब एक फ़ाइनल जजमेंट ही नहीं आई जिसके ख़िलाफ़ हमने रिव्यू करना है या जिसके ऊपर हमने रिव्यू करना है, तो दैन वी आर हेल्पलेस। मीनवाइल उन्होंने जो टाइम फ्रेम दे दिया है, अब वो अगर उसको कैसे रुकवाएं और क्या उसका तरीका है। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? मतलब एक मफरूज़ है कि जैसे आप कह रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी की रिपोर्ट तैयार करना चाह रहे हैं, वो रिपोर्ट आ जाती है, कहीं ना कहीं कोई नॉर्मली निकल आती है, तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? क्या काजी साहब को घर जाना होगा या बेगम? हाँ, देखिए, अब ये एक और अनोमली है, ये कंट्राडिक्शन इटसेल्फ है इस ऑर्डर में कि काजी साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था वो तो क्वाश हो गया। अब दोबारा तो उनके खिलाफ रेफरेंस ऑटोमेटिकली रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि जो काजी साहब की जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कैसे प्रोसीड कर सकती है? वो तो जज नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो किसी जज के खिलाफ ही प्रोसीड करेगी ना, जज के बच्चों के खिलाफ तो नहीं कर सकती। अब से ये एक और अनोमली है कि इसको किस तरह इस कॉन्ट्रडिक्शन को रिजॉल्व करेंगे। अगर खुदा न खास्ता इनके बच्चों के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत कोई मिस स्टेटमेंट या कोई फॉल्स स्टेटमेंट या कोई कंसीलमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग से भी कुछ हो सकता है, तो उसका नतीजे में वो रेफरेंस तो रिवाइव नहीं हो सकता। मतलब हो सकता है कि कौंसिल ये देखे कि काजी साहब का इससे रिलेशन बनता है या नहीं बनता। इस हद तक सुओ मोटो वो खुद भी देख सकते हैं। आर्टिकल 209 के तहत उनके पास अपनी पावर्स भी तो मौजूद हैं ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास, वो देख सकते हैं। तो सर कहा यह जा रहा है कि अगर ये रेफरेंस या जस्टिस काजी फायदी साहब के खिलाफ ये गवर्नमेंट का स्टेप कामयाब हो जाता है तो फिर आइंदा मज़ीद जजेस की भी बारी आनी। हाँ बिल्कुल, वो सब लोगों की बारी आएगी जो इस जजमेंट में अदरवाइज खड़े थे। और इस फैसले में खुद जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि फ़ाइलें आपकी दराज में होती हैं, हाँ, वक्त ज़रूरत इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद ये इस किस्म के फैसले को कैसे नहीं। अब मैं तो अनअंडरस्टैंडेबल समझता हूँ ये फ़ैसला। मेरी तो अपनी ज़हनी इस्तेदाद से बहुत आगे की बात लगती है मुझे कि आपने रेफरेंस क्वैश कर दिया, रेफरेंस क्वैश के बाद फिर आपने फ्रेश इन्वेस्टिगेशन का भी ऑर्डर कर दिया, और दैट टू अगेंस्ट द फैमिली ऑफ द जज। So that has no rationale at least, and no legal backing, I think. But this is, after all, the order of the Supreme Court. We have to go through the detailed judgment of the Supreme Court before forming any opinion, before forming an expression of dissent even. मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि जब सारा कुछ हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये सारा कुछ करने का आपका क्या मकसद क्या होगा? एकेडमिक डिस्कशन होगी सिर्फ? हाँ, अब आपके सामने सूरत हाल है राशिद भाई। हम बेबस हैं कि जब तक फाइनल जजमेंट ना आए उसका। अच्छा, इसमें कल बात हुई थी सेमिनार में, आप भी थे कि
ज़फ़र अली साहब ने कहा कि अगर अदालत ऑटोमेशन करना चाहती है तो वज़ीर आज़म फंड देने के लिए तैयार हैं, हाँ। लेकिन जस्टिस मशीर आलम साहब ने बताया कि हमने PC1 भेजा था तो हुकूमत ने लिख के भेज दिया, हमारे पास फंड्स नहीं ये है। क्या रवैया है इसको? ये रवैया देखें ना, वो तो अली साहब ने कह दिया इस सिचुएशन में कि वज़ीर आज़म साहब तैयार हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि उन्होंने रिग्रेट किया होगा। जज साहब गलत तो नहीं कह रहे कि PC1 बना के भेजा और उन्होंने रिग्रेट कर दिया कि हमारे पास कोई इस वक्त फंड्स नहीं है एंड वी आर अनएबल टू एक्सटेंड एनी फाइनेंशियल हेल्प टू। अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं उनकी वज़ीर आज़म से बात हुई थी, क्या गैर ज़िम्मेदाराना रवैया नहीं? अली ज़फ़र साहब की बात अगर हुई हो तो फिर शायद उसकी बुनियाद पे वो आपका उल्टा हुआ पड़ा है। ये आपका टीवी जो है ना, ये आपका टीवी उलट गया है इस पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरह। क्या हम देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में इफ्तिखार चौधरी साहब जैसी लॉयर मूवमेंट का या कुछ कम लेवल की या ज़्यादा लेवल की शुरू हो सकती है दोबारा? देखिए, अल्लाह ना करे कि इफ्तिखार चौधरी साहब जैसी मूवमेंट बनानी पड़े हमें, क्योंकि वो मूवमेंट भी तो प्राइमरीली आपको पता है कि इन लोगों के कहने पे बनाई गई थी। हम अगर मूवमेंट चलाएंगे तो वो इंडिपेंडेंट होगी, वो एजेंसियों के ज़ेर असर नहीं होगी, जिस तरह कि इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट एजेंसियों के ज़ेर असर थी और वो उनके इंटरेस्ट सर्व करने के लिए चलाई जा रही थी। अच्छा। और नतीजतन जो भयानक नतीजा निकला इफ्तिखार साहब की रेस्टोरेशन के नतीजे में, वो कौम आज तक भुगत रही है। तो लॉयर्स को सब मालूम नहीं था कि ये देखिए, लायर एक मासूम सी मखलूक है, जज्बात पर ज़्यादा यकीन रखते हैं और हम अकल सिर्फ पैसे लेकर केस की हद तक इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बाकी मामलात में हम इमोशंस के साथ चलते हैं। तो हमने तो वो इमोशनल लेवल पे उसको में सारी दुनिया ने पार्टिसिपेट किया और एक रूल ऑफ लॉ के सिंबल के तौर पर कुर्बानियाँ दी। वो कला ने मासूमियत के साथ कुर्बानियाँ दी कि वो समाज में तब्दीली लेके आ रहे हैं, निज़ाम इंसाफ तब्दील हो रहा है। लेकिन वो आपने देखा कि निज़ाम इंसाफ कैसे तब्दील हुआ, सिवाय इफ्तिखार चौधरी साहब और चंद वो कला के उस इनकलाब के सम्राट और किसी तक तो नहीं पहुँचे। हाँ, इफ्तिखार चौधरी साहब की आल औलाद तक भी पहुँचे और उनके इर्द गिर्द जो चंद वो कला थे उन तक भी पहुँचे। लेकिन हमारी मूवमेंट ऐसी नहीं मूवमेंट होगी कि जो ज़ाती मफाद के लिए हो या एजेंसियों के अहकाम के ताबे। कैसे इंश्योर करेंगे कि अब जो है बुकला जज्बात की रोह में ना बह नहीं, जज्बात की रोह में बह जाएंगे, लेकिन हम साथ ये है कि हम इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड के साथ चीज़ें डिसाइड करेंगे ना। कहीं से ऊपर से हुक्म आने की नतीजे में तो नहीं हम कोई मूवमेंट चलाएंगे। मूवमेंट तो लॉयर्स के अंदर से उठेगी। उसके लिए फिर आपको बहरहाल अभी इंतज़ार करना है तफसीली फैसले। और वो अगर आप समझते हैं कि आपकी नज़र में कानून के मुताबिक नहीं है तो हम उसमें रिव्यू फाइल करेंगे और फिर जो मुमकिन इक़दाम हो सकते हैं अपने हक के हसूल के लिए, इंसाफ के हसूल के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर।